हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहार बजट 24-25 का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आप लोग में से जो भी लोग हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज और कोर्सेज की जानकारी आपको मिलती रहे और समय समय पे आप अलग अलग कोर्सेज में इनरोल हो सकें। तो बजट जो है बिहार गवर्नमेंट का 24-25 का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। और इसमें जो भी डेटा है वो आपको जो है एग्जाम में, खास करके जीएस पेपर 1, 2 और एसए पेपर में आप इसको कोट कर सकते हो, बिकॉज दीज आर द ऑथेंटिक गवर्नमेंट डेटा एंड देयर क्रेडिबिलिटी आर वेरी हाई। सो दैट्स वाई आपको जो है इसको कोट कर सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहले कई बार जो है बीपीएससी बेसिक भी जो है क्वेश्चन पूछ देता है कि बजट जो है वो कब जो है आपका ये अनाउंस किया गया बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 13 फरवरी को जो है बजट अनाउंस किया गया बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर अभी? मिस्टर सम्राट चौधरी, जो कि अभी जो है डिप्टी सीएम भी हैं। तो उनके द्वारा 13 फरवरी को जो है ये बजट लॉन्च किया गया, पब्लिश किया गया। अब उसके बाद जो है एक और चीज जो आपको समझनी चाहिए कि जब भी आप बजट को देखते हैं तो वहां मेनली आपको 3 साल के डेटा आपको देखने को मिलते हैं। जैसे 2024-25 का ये बजट है, तो ये बजट आपका एक्चुअली इफेक्टिव कब से है? अप्रैल 2024, और ये आपका मार्च एंड तक जाएगा 2025। ठीक है, तो ये अप्रैल टू मार्च का जो 1 फाइनेंशियल ईयर होता है उसका ये बजट है। इसमें जो भी प्रोविजंस है वो इसके लिए लागू है। लेकिन जो बजट डॉक्यूमेंट होता है, वो बजट डॉक्यूमेंट एक्चुअली आपका जो है वो 3 साल का डेटा देता है। ये 3 साल के डेटा कौन कौन से होंगे? 2022-23। एक्चुअली आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी बजट बनाया जाता है तो बजट जो है वो आपका एक एस्टीमेट देता है एडवांस में कि हमें इस साल किन किन सेक्टर पे क्या क्या खर्च करना है, कहां कहां से कितने कितने लगभग पैसे आ सकते हैं। एक एस्टीमेट, जैसे आप अपने घर पे भी कोई फंक्शन वगैरह का बजट बनाते हो तो एक एस्टीमेट रखते हो ना कि हाँ इतना खर्च होगा, इतने पैसे लगेंगे, यहां से पैसे आएंगे वगैरह वगैरह। तो वही चीज सरकार भी करती है। अब ये जो एस्टिमेटेड होता है इसे हम लोग बजट एस्टिमेट कहते हैं, बीई। मतलब कि ये एक अनुमान है कि आपका इस साल कहां कहां से कितने पैसे आएंगे और कहां कहां कितने पैसे खर्च होंगे। अब इस अनुमान में उतार चढ़ाव भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, रीजनल स्टेबिलिटी। अभी जैसे वेस्ट एशिया वगैरह में जो है थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति है, तो हो सकता है ऑयल सेक्टर वगैरह के प्राइसेस जो है वो राइज करे। उसी तरह कोविड के टाइम में अनएक्सपेक्टेडली जो है अचानक से इतना बड़ा लॉकडाउन वगैरह हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लम्प किया, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसोर्सेज जो था वो शॉर्टफॉल हो गया। तो उसी तरह से जो है एक एस्टीमेट है मोटा मोटी कि बजट एस्टीमेट कि भाई इस वित्तीय वर्ष में कितने खर्च करने हैं, कितने पैसे आने हैं। ठीक है, तो 3 ईयर का जो डेटा होगा इसमें 24-25 के लिए बजट एस्टीमेट का भी डेटा दिया गया है बजट में। 22-23 का जो है एक्चुअल डेटा हमारे पास होगा कि 22-23 जो साल था उसमें फाइनली जो है कितना रेवेन्यू किस किस सेक्टर से आया और फाइनली कितना रेवेन्यू किस किस सेक्टर में हमने खर्च किया। आई बात समझ में? इसके अलावा 2023-24 का जो है आपको रिवाइज्ड एस्टीमेट भी मिलेगा, आरई। ये रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या है? जैसे सरकार ने बजट एस्टीमेट लाया कि शुरुआत में हमने ये अनुमान लगाया, आकलन किया कि इस साल हमें कितना कितना खर्च किस किस सेक्टर पे करना है, लेकिन मिड ईयर में जाकर या मिड ईयर के बाद जाकर हमें लगा कि हमारा जो अनुमान था वो कम पड़ गया, या फिर हमारा जो अलग अलग सेक्टर्स में था वो मिसमैच हो रहा है रेवेन्यू जनरेशन या फिर जो है वो एक्सपेंडिचर को लेकर, तो पुनः से एक रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाया जाता है कि भाई आपका जो है एक्चुअली कितना जो है लगने के चांसेस हैं। सो ये 2023-24 का मतलब पिछले वर्ष का जो वित्तीय वर्ष रहा होगा, जो मार्च में एंड किया होगा, ध्यान रखें कि आपका फरवरी में ही बजट आ रहा है, तो इसका भी 23-24 का आपका एक्चुअल डेटा तो मार्च के बाद ही आएगा ना। तो इसलिए
23-24 का रिवाइज एस्टीमेट। तो जाहिर सी बात है, जो बजट डॉक्यूमेंट आप 24-25 का देख रहे हैं, इसमें आपको 3 साल के डेटा है। 22-23 का एक्चुअल एस्टीमेट एई, 23-24 का आपका रिवाइज्ड एस्टीमेट और 24-25 का बजट एस्टीमेट। तो बेसिकली आपको 3 सेट ऑफ डेटा जो है वो बजट डॉक्यूमेंट में देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आगे जो है, अब बात यह आती है कि स्टेट गवर्नमेंट कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि स्टेट गवर्नमेंट बजट जो है वो किस किस आर्टिकल से अपना पावर ड्रॉ करती है। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना चाहिए कि यूनियन गवर्नमेंट जो बजट आपका प्रेजेंट करती है, जिसको कि देखिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें डिवीजन ऑफ पावर है, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल पावर को लेकर क्लियर कट डिवीजन है। तो आर्टिकल जो है 112 112 ये यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पार्लियामेंट में रखेगी। मतलब कि 1 साल के खर्च और आमदनी का लेखा जोखा। आप लोग जब पॉलिटी की क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे जो लोग, तो उन्हें पता होगा कई सारे मतलब जो है सो उसमें प्रोसीजर है, कई सारे कमिटीज हैं, बाद में स्क्रूटनी भी होती है, कई तरह के अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, आई बात समझ में, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। तो आपका उस डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, यहां हम लोग सिर्फ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। आर्टिकल 112 जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को पावर देता है बजट को पेश करने का। बजट के लिए जो टर्म यूज किया गया है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टर्म यूज किया गया। तो एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि क्या बजट का टर्म यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं। ऑब्वियसली नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आर्टिकल 202 के अंतर्गत जो है ये पावर ड्रॉ करती है या कि वो रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना जो है वो बजट को प्रस्तुत कर सके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो बजट के इनिशियल में हमने देखा कि बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 112, स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 202, और इसमें आपको एक्चुअली 3 साल के डेटा मिलेंगे। 2022-23 का एक्चुअल एस्टीमेट, 23-24 का रिवाइज्ड एस्टीमेट और 24-25 का बजट एस्टीमेट। आई बात समझ में। अब हम धीरे धीरे बजट के जो मेन प्रोविजंस है और जो मेन डेटा है उनके बारे में समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बजट को समझने से पहले हम लोग एक बिहार के इकोनॉमी का ओवरव्यू कर लेते हैं कि बिहार का जो ओवरव्यू है, इकोनॉमी का सिचुएशन क्या है, कैसा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जाहिर सी बात है, जैसा इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर में आपने देखा होगा, हमारा जो बिहार का स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 2022-23 में, जैसे आपका नेशनल लेवल पे जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी तरह स्टेट लेवल पे स्टेट जीडीपी बोल सकते हैं, जिसे कि जीएसडीपी भी बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कि the amount of goods and services produced in the particular area of the state in that financial year। मतलब कि एक वित्तीय वर्ष में एक राज्य के अंदर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन किया गया, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, मतलब जो उसकी आपका जो पैसे के टर्म में जो उसका आकलन करते हैं, वो बेसिकली क्या है, आपका स्टेट का उस पर्टिकुलर ईयर का जीडीपी होता है। क्लियर। तो अगर आप 22-23 में देखें तो बिहार का जो स्टेट जीडीपी था वो 10.6% से ग्रो किया था, 10.6%। आई बात समझ में। जबकि आपका जो देश का जीडीपी था, नेशनल जीडीपी, वो लगभग 7.2% से ग्रो किया था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बिहार का जो पेस ऑफ डेवलपमेंट था, या कह सकते हैं कि पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी था, वो नेशनल लेवल से आगे था। यहां पर यह भी हमको ध्यान में रखना है
कि ये जो डेटा है वो कांस्टेंट प्राइसेस पे दिया गया है। अब जैसा कि इको सर्वे क्लासेस में हमने देखा था, कांस्टेंट प्राइसेस एंड करंट प्राइसेस, कोई भी डेटा इकोनॉमी में जब आता है तो वो दो अलग अलग रेफरेंस से आता है। जो आपका कांस्टेंट प्राइसेस होता है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बेस ईयर के इक्विवेलेंट में। और जैसा कि इको सर्वे में हमने देखा कि अभी हमने बेस ईयर क्या लिया है, 2011-12 का। हर 10 साल के बाद बेस ईयर आपका रिवाइज होता है। अब चूंकि कोविड के समय में आपका जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ज्यादा जो है वो उतार चढ़ाव था, तो जो बेस ईयर होना चाहिए वो बेसिकली क्या होना चाहिए, एक स्टेबल इकोनॉमिक ईयर होना चाहिए, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, ताकि उसके डेटा रिलायबल हो, क्योंकि यही आपका रिफरेंस ईयर होता है। तो जो कांस्टेंट प्राइसेस का बेस ईयर है वो अभी 2011-12 का है। 21-22 में इसको रिवाइज कर देना था, लेकिन 21-22 का जो वित्तीय वर्ष था वो कोविड से अफेक्टेड था, तो जाहिर सी बात है अभी नया बेस ईयर एडॉप्ट नहीं हुआ है। तो ये जो डेटा हम लोग दे रहे हैं वो कांस्टेंट प्राइसेस पे, मतलब कि 2011-12 को बेस ईयर मानते हुए 22-23 में कितना हुआ। अगर हम 22-23 के एक्चुअल प्राइसेस पे डेटा को कैलकुलेट करेंगे तो उसको कहते हैं जीडीपी एट करेंट प्राइसेस, करेंट प्राइसेस, और इसी को हम लोग कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। और जब इसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, मतलब कि महंगाई दर, तो जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो क्या होता है, आपका बेस ईयर के रिस्पेक्ट में जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं रियल जीडीपी। तो जो आपका रियल जीडीपी है वो नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने पे, जाहिर सी बात है करंट प्राइसेस तो 11-12 से 22-23 के बीच में क्या है, महंगाई दर के कारण प्राइसेस में उतार चढ़ाव है। तो जब उसको हम एडजस्ट करते हैं तो हमारा बेस ईयर के रिस्पेक्ट में जो निकलता है वो रियल जीडीपी होता है। तो 2022-23 का रियल जीडीपी अगर आप देखा जाए तो 10.6% से ग्रो किया, जबकि नेशनल जीडीपी जो था वो आपका 7.2% से ग्रो किया। इसका मतलब है कि बिहार में इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर आपका तेजी से मतलब फंक्शन किया। अगर आप देखें तो एस्टिमेटेड अगर आप देखें तो बिहार में 2024-25 में, मतलब कि इस वित्तीय वर्ष में जो बजट का एस्टिमेशन है, मतलब अनुमान है, वो अभी हमने जो पिछले स्लाइड में देखा कि 22-23 का क्या है हमारे पास एक्चुअल डेटा है, आई बात समझ में, सो एक्चुअल एस्टिमेट, जबकि ये क्या बजट एस्टिमेट है 24-25 का। तो 24-25 का जो अनुमान है वो कह रहा है कि बिहार का जीडीपी 13.5% से ग्रो करेगा ओवर द प्रीवियस ईयर, मतलब कि आपका 23-24 के मतलब अनुमान से। और ये टोटल 9.76 लाख करोड़ एट करेंट प्राइसेस। जाहिर सी बात है जब तक एक्चुअल डेटा नहीं आता उसको रियल जीडीपी में हम लोग नहीं कन्वर्ट कर सकते, फिर भी 13.5% का ग्रोथ जो है वो गवर्नमेंट एज्यूम कर रही है। जाहिर सी बात है, देखिए क्या है कि कोविड के कारण जब इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका स्लम्प किया था, तो अगर प्रीवियस ईयर से आप कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है ग्रोथ रेट आपका हायर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट आपको डेटा ध्यान में नहीं रखना है, मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए कि हाँ बजट एस्टीमेट क्या होता है, बजट एस्टीमेट में गवर्नमेंट ने क्या अनुमान लगाया 24-25 के इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। क्लियर। अब पर कैपिटा जीएसडीपी की अगर बात करें 22-23 का जो एक्चुअल डेटा आपका आया है, तो हमने इसको इकोनॉमिक सर्वे वाले लेक्चर में भी देखा था कि पर कैपिटा जीएसडीपी 22-23 में आपका 59,000 के आसपास था एट करेंट प्राइसेस, जो कि नेशनल लेवल पर लगभग 1,96,000 था। पर कैपिटा मतलब कि प्रति व्यक्ति आय की अगर आप बात करें तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 59,637 रुपए 2022-23 में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी जो है बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है वो नेशनल इनकम का मतलब देश के प्रति व्यक्ति आय से लगभग 1/3 से भी कम है। आई बात समझ में। जाहिर सी बात है हम पिछड़े राज्य हैं। दूसरा एक इनकम इनइक्वालिटी का भी फैक्टर आता है, हमारा पॉपुलेशन ज्यादा, प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हुआ, जो आपका स्टेट का जीडीपी है
टोटल जो रेवेन्यू है या जो उत्पादन है उसको अगर आप डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से तो प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे। तो प्रति व्यक्ति आय, एक तो हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, दूसरा एक इनकम एसिमेट्री भी है हमारे सोसाइटी में। एक तरफ काफी वेल्दी लोग भी हैं, मिडिल क्लास भी है, तो एक तरफ काफी पुअर एंड डेस्टिट्यूट भी है, मार्जिनलाइज्ड लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो अगर इस इनकम एसिमेट्री को आप देखें तो आप पाते हैं कि जाहिर सी बात है नेशनल लेवल का आप 1/3 से भी कम आपका जो है वो पर कैपिटा इनकम है। तो गवर्नमेंट का फोकस क्या है? पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएं ताकि प्रति व्यक्ति आय हमारा जो है वो इंप्रूव कर सके। क्लियर? नेक्स्ट जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा 22-23 का, ये देखिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कि एनएसएसओ निकालती है, इसमें जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच का डेटा है, मतलब 1 साल का डेटा है पीएलएफएस का, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का। इसके अनुसार एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा, पीएलएफएस जो है वो एनएसएसओ निकालती है। इसके अनुसार बिहार में जो बेरोजगारी की दर थी वो 22-23 में 3.9% थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब बेरोजगारी दर, आई बात समझ में? तो बेरोजगारी दर जो थी वो 3.9% थी, जबकि नेशनल लेवल पे ये 3.2% थी। अर्थात कि जो आपका नेशनल लेवल पे बेरोजगारी का दर था उससे ज्यादा संख्या में बेरोजगार जो है वो बिहार में थे। अगर हम 15 से 19 साल के बीच में बेरोजगारी दर की बात करें, मतलब जो आप देखें कि जो न्यू इंट्रेंट्स होते हैं लेबर मार्केट में, उनके बीच में जॉब क्रिएशन और अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन की बात करें तो हम पाते हैं कि यहां भी बिहार में बेरोजगारी दर 13.9% थी, बहुत ही ज्यादा थी, जबकि नेशनल लेवल पे 10% थी। हालांकि डबल डिजिट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, उसमें भी बिहार का आपका क्या था? 15 से 29 में 13.9, लगभग 14% आपका बेरोजगारी दर था। मतलब युवाओं में बेरोजगारी जो है वो ज्यादा देखने को मिली 22-23 में। जाहिर सी बात है इंप्लॉयमेंट जनरेशन युवाओं में जो है वो कम हुआ, और आपका जो है 15 से 29 साल के 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज्यादा था नेशनल एवरेज से। क्लियर? तो बिहार का इकोनॉमी का ओवरव्यू अगर हम देखें तो हम कुछ और बेसिक जो आपको पहले से पता थे, इको सर्वे में हमने देखा था कि सेक्टर वाइज अगर देखें तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की अगर आप बात करें तो ये बिहार के जीडीपी में लगभग 20% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इसमें 48.7% जो है वो लोग इंप्लॉयड है। मतलब कि आधा से ज्यादा वर्कफोर्स आपका क्या है? सिर्फ खेती और उससे जुड़े चीजों में इंप्लॉयड है, जबकि प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही उस रेशियो से। इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर आपका ओवर इंप्लॉयड है, लोगों को अन्य कोई रोजगार के साधन नहीं मिल रहे हैं। क्लियर? इसको एक सिचुएशन भी कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको भी ध्यान में रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका GS1 एसए वगैरह में इसको कोट कर सकते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये एक ऐसे तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0। अब इसका क्या मतलब है? देखिए हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट का एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होता है, चाहे आप वर्कफोर्स कितना भी उसमें डाल दें। जैसे अगर आपका 1 एकड़ का प्लॉट है, उसमें अगर मान लीजिए कि 10 लोग काम करते थे और सपोज 2 क्विंटल अनाज होता था, आज के समय में उसमें 100 लोग काम कर रहे हैं और तब भी 2 ही क्विंटल अनाज हो रहा है, या मार्जिनल इंप्रूव हुआ है 2.1 क्विंटल या 2.2 क्विंटल। इसका मतलब यह है कि वर्कफोर्स तो बढ़ता चला गया उस फार्म लैंड पे, लेकिन प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज नहीं हुई उस रेशियो में। मतलब कि कृषि में लोग तो आपके बढ़ते जा रहे हैं, कृषि पर आधारित या निर्भरता कहा जाए, लेकिन
आपका जो है ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, लेकिन प्रोडक्टिविटी उस तरह से इंक्रीज नहीं हो रही है। इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जाहिर सी बात है, मैकेनाइजेशन, क्वालिटी ऑफ सीड, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन एक्सेट्रा, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ पावर, बहुत सारी चीजें उसमें इनपुट के तौर पे, एंड देन स्किल्ड मैन पावर एक्सेट्रा। लेकिन फिर भी आपको ये यहां पर एक जानने वाली बात है कि आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जितने लोगों को रोजगार दे रहा है उतना ज्यादा वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है जीडीपी में। नेशनल लेवल पर हालांकि ये परसेंटेज और कम है, 14.5% के आसपास है, क्लियर। जबकि एग्रीकल्चर आपका नेट सोन एरिया कितना है बिहार में, 54.2%, मतलब कि 54% जो है जमीन बिहार की जो है वो सिर्फ खेती के लिए यूज होती है। तब भी जो है आपका प्रोडक्टिविटी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है। उसी तरह से आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है या सेकेंडरी सेक्टर जिसको कहते हैं, यह भी लगभग 20% कंट्रीब्यूट करता है और 26% लोगों को रोजगार देता है। जबकि सर्विसेज सेक्टर जो है, जिसमें बैंकिंग, फाइनेंस, होटल, टूर, टूरिज्म एक्सेट्रा ये सब आते हैं, ये आपका लगभग 58 to 60% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में बिहार के। जबकि ये आपका अगर आप देखें तो मोटा मोटी 26 से 27% ही जो है ये इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है। जाहिर सी बात है, सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है, जो कि स्किल मिसमैच आपको पाए जाते हैं, इसलिए भी इंप्लॉयमेंट का जनरेशन नहीं होता। तो ये ओवरऑल बिहार के इकोनॉमी का हमने ओवरव्यू देखा। अब हम बजट के प्रोविजंस को एक एक करके समझेंगे। बजट हाइलाइट्स। अब जो बिहार का बजट 2024-25 का आया है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। आपका बिहार का जो जीडीपी है 2024-25 में करेंट प्राइसेस पे, करेंट और कांस्टेंट प्राइसेस हमने समझ लिया है, करेंट प्राइसेस पे वो 9.76 लाख करोड़, और इसका जो ग्रोथ है वो 13.5% जो है वो अनुमान किया गया। तो एज पर बजट एस्टीमेट जो है, बिहार का जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है वो 13.5% है। ये एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो ग्रोथ रेट है, जाहिर सी बात है वो अलग अलग सेक्टर्स में आएगी। अब गवर्नमेंट जो है वो बजट में अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को भी कैलकुलेट करके डेटा देती है कि कहां से कितने पैसे आ रहे हैं और कहां कितने पैसे खर्च करने हैं, प्रायोरिटी एरियाज कौन कौन से हैं खर्च करने के। तो गवर्नमेंट के हिसाब से एक्सपेंडिचर जो है, टोटल जो खर्च करने हैं गवर्नमेंट को, एक्सक्लूडिंग डेट रीपेमेंट, जो डेट होता है वो क्या है, पूर्व में गवर्नमेंट ने अगर कहीं से लोन लिया है, बैंकिंग से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या सेंट्रल गवर्नमेंट से, या फिर मान लीजिए किसी अन्य जो है स्टेट गवर्नमेंट से, तो उसको अगर हम घटा दें तो कुल जो आपको खर्च करने हैं गवर्नमेंट को, वो लगभग 2,56,000 करोड़ है, जो कि 2023-24 के रिवाइज्ड एस्टीमेट के से 12% कम है। तो अगर आप देखें तो एक्सपेंडिचर क्या है आपका 2023-24 का जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है, इससे आपका 12% कम है। बस यही ध्यान में रखना है। 2,56,000 का डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो सरकार इस बार 2023-24 के रिवाइज्ड एस्टीमेट से 12% कम खर्च करने जा रही है। रिसीट की अगर आप बात करें, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, मतलब पैसे कहां कहां से आएंगे सरकार को, जिसमें कि बोरोइंग, अब ये तो चारवका की नीति, कर्ज लेके घी पीने वाला, तो वो अलग चीज हो गई। तो हम बोरोइंग को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लोन पे या बोरोइंग पे कम निर्भर रहना पड़े। क्योंकि एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो बोरोइंग है, ये एक्यूमुलेट होते होते क्या है, लायबिलिटी भी क्रिएट करता है, और सरकार को हर साल उसके इंटरेस्ट पेमेंट करने होते हैं। तो इसलिए भी बहुत ज्यादा आपको बोरोइंग्स पे डिपेंड नहीं करके रिसीट को बढ़ाने की कोशिश की जाती है थ्रू जनरेशन ऑफ इट्स ओन इनकम। आई बात समझ में, ओन सोर्सेज। तो सरकार ने एस्टीमेट, बजट एस्टीमेट जो आपका 23-24 का, 24-25 का रखा है, उसके अनुसार लगभग 2,27,000 करोड़ जो है वो सरकार को पैसे रेवेन्यू रिसीट में आएगी, जो कि लगभग 5.7% जो है वो ज्यादा है। आई बात समझ में, 2023-24 के मुकाबले, क्लियर। एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे जो सरकार ने बजट एस्टीमेट में है, अब ये हमेशा ध्यान रखें, ये बजट एस्टीमेट है, पूर्वानुमान जिसको कहते हैं,
ये फाइनल डेटा नहीं है, सरकार ने अभी ऐसा अनुमान लगाया है। ठीक है, हर साल के अगर आप पिछले 5 साल के बजट एस्टीमेट को देखें तो रिवाइज एस्टीमेट उस डेटा को एक्सीड किया है। ठीक है, तो यहां पर भी ये क्या है, पूर्वानुमान है। अब आप देखें यहां पे बजट एस्टीमेट में दिया गया कि हम रेवेन्यू सरप्लस होंगे 1121 करोड़ और वो 0.1% ऑफ जीडीपी होगा बिहार का। अब ये क्या सिचुएशन है, रेवेन्यू सरप्लस का जो स्टेज है, रेवेन्यू सरप्लस की अगर आप बात करें तो ये ऐसा स्टेज है जब गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू आते हैं उससे कम वो खर्च कर रही है, मतलब कि वो अपने खर्चों की पूर्ति जो है वो अपने ही इनकम से कर ले, उसको बोरोइंग पे डिपेंड ना होना पड़े। सरकार ने यहां अनुमान लगाया है कि ये जीडीपी का 0.1% ऑफ जीएसडीपी जो है वो रेवेन्यू सरप्लस में जा रही है 2024-25 में। हालांकि अगर आप देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ अनुमान जो है वो 2023-24 के लिए भी बजट एस्टीमेट में डाला गया था, लेकिन 2023-24 के डेटा को अगर आप देखें या 2019-20 से 2023-24 तक के पूरे 5 साल के पीरियड को देखें तो इसमें हमेशा जो है सरकार रेवेन्यू डिफिसिट में ही रही है, रेवेन्यू सरप्लस में नहीं रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जाहिर सी बात है जो बजट एस्टीमेट रहा है वो हमेशा क्या रहा है, पुअर रहा है, और रेवेन्यू सरप्लस का स्टेज पिछले 5 साल में आया नहीं है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो फिस्कल डिफिसिट की भी अगर आप बात करें तो यहां पर आगे हम लोग देखेंगे एक एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का एफआरबीएम एक्ट, उसके बारे में देखेंगे। फिस्कल डिफिसिट का जो टारगेट है वो सरकार 3% का लेकर चलती है, लेकिन 23-24 में ये एक्सीड करता है, बजट एस्टीमेट में 3% है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा परमिटेड है 3.5% ऑफ जीएसडीपी, जबकि ये एक्सीड करके कितना हो जाता है 8.9%। अब आप इसी से समझ जाए कि सरकार का जो बजट एस्टीमेट था वो कितना अनरियलिस्टिक था कि आपने 3 से 3.5% के बीच में फिस्कल डिफिसिट को अनुमान किया, जबकि एक्चुअली जो आपका रिवाइज्ड एस्टीमेट आया 23-24 का उसमें लगभग 9% आपका फिस्कल डिफिसिट हो रहा है। फिस्कल डिफिसिट मींस नेट एक्सपेंडिचर माइनस नेट रिसीट और नेट आपका इनकम, मतलब कि जो दोनों में मिसमैच है। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है जो कि 100 रुपए कमाता है, उसका इनकम है, मतलब कि रिसीट हो गया, और वो 120 रुपए खर्च करता है। ठीक है, ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया। तो यहां पर एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू करेंगे तो उसको 20 रुपए की जरूरत पड़ेगी किसी न किसी सोर्स से, और यही जो 20 रुपया है वो क्या है, उसका डिफिसिट है। मतलब कि यहां पर आप कह सकते हैं कि 20% उसका फिस्कल डिफिसिट है। ये 20% कहां से आएगा, ये 20% जो है बोरोइंग से आएगा, आई बात समझ में, या फिर फिस्कल डिफिसिट को मीट करने के अलग अलग तरीके हैं, इकोनॉमी के लेक्चर में ज्यादा बेहतर से आप डिटेल में समझेंगे। एक तो आपका बोरोइंग से आएगा। अब बोरोइंग जो है वो क्या है, जाहिर सी बात है आप उधार लेंगे, उधार बैंक से ले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले, सेंट्रल गवर्नमेंट से ले, आपको उसका लोन पे का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ईयर बाय ईयर। तो ये बेसिकली क्या है, लायबिलिटी जो है वो आप पे क्रिएट करेगा कि हर साल आपको इतना इंटरेस्ट देना है, तो बजट का एक अमाउंट जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाएगा। तो आप फिर डेवलपमेंट प्रायोरिटीज पे, स्कूल पे, हेल्थ पे, एजुकेशन एक्सेट्रा पे कैसे खर्च कर पाएंगे, तो इसको कम से कम रखना पड़ता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका जो है वो गवर्नमेंट जो है वो या तो अपना बॉन्ड जो है वो पब्लिश करे, और बॉन्ड जो है वो मतलब मनी मार्केट में, इक्विटी मार्केट में उसको बेचे और वहां से पैसा निकाले, आई बात समझ में। तो फिर बॉन्ड पे भी उसको फिक्स परसेंटेज वो देना पड़ेगा इंटरेस्ट, जो भी बॉन्ड के परचेजर होंगे। और तीसरा क्या है, अगर इसका कोई ओल्ड असेट है जो कि काम नहीं कर रहा, जैसे कोई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, आप देखते होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को बेचा या फिर और भी कई सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, उसी तरह से कोई ओल्ड असेट है जो उतना अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसको जो है वो डिवैल्यूएट, वो क्या करती है, इसको भी बेच के जो है वो इनकम को जनरेट करते हैं डिफिसिट को मीट करने के लिए। लेकिन ये कितना कर सकते हैं, असेट आपका धीरे धीरे स्टेक कम होते जाएगा, आप बेचते ही चले जाएंगे, तो लास्ट में फिर जब उसके बाद बोरोइंग की फिस्कल डिफिसिट की सिचुएशन आएगी तो फिर आप क्या करेंगे। तो यहां पर गवर्नमेंट के लिए जो है वो एक तरह से हाथ बंद जाते हैं सारे सिचुएशन को देखते हुए। इसीलिए
गवर्नमेंट ने टारगेट ये रखा है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि टारगेट ये रखा है कि रेवेन्यू सरप्लस स्टेज में जाए 2024-25 में लगभग 1121 करोड़, जो कि बिहार के स्टेट जीडीपी का 0.1% है। अब देखिए कितना फुलफिल होता है। आई बस में कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हो जाते हैं। अब मान लीजिए बाढ़ आ गई, बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर आउटपुट नहीं आया, या फिर कोविड का जैसा सिचुएशन था, अचानक से इतना बड़ा महामारी आया, तो ऐसे कुछ अनफॉर्चुनेट चीजों में सरकार जो है सो वो हेल्पलेस हो जाती है। अदरवाइज जो है एक जेन्युइन रेगुलर सीजन की अगर आप बात करें जिसमें कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आया हो मतलब कंट्रोलेबल फैक्टर्स के द्वारा, तो वहां पर सरकार जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि हम इस स्टेज में जाएं। आई बात समझ में? अब यहां पर आप देखें 2023-24 का रिवाइज एस्टीमेट जो है वो कह रहा है रेवेन्यू डिफिसिट 4.1% होगा बिहार के जीडीपी का। एग्जाम के लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेवेन्यू डिफिसिट जो है वो 23-24 में 4.1% है। अब ये 4.1% रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब क्या है? रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे हम लोग देखेंगे रेवेन्यू रिसीट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। मतलब कि जो आपके इनकम आ रहे हैं, इनकम दो सोर्स से आते हैं, रेवेन्यू से और कैपिटल से। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। तो जो रेवेन्यू रिसीट है वो आपका जो है कम पड़ जा रहा है, जो जैसे कि आपका टैक्सेशन हो गया, वैट हो गया पेट्रोल डीजल पे, इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी हो गया, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, एक्सेट्रा। तो ये जो है वो आपका कम पड़ जा रहा है। जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे रेगुलर एक्सपेंडिचर, जिसमें कि सैलरी है, पेंशन है, पूर्व में जो लोन लिए है उसका इंटरेस्ट पेमेंट है, एक्सेट्रा। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उससे आपका रेवेन्यू रिसीट कम पड़ जा रहा है, और वो जो है आपका लगभग 4% है किसका? बिहार के जीडीपी का 2023-24 के रिवाइज एस्टीमेट में। उसी तरह से 24-25 के लिए फिस्कल डिफिसिट का टारगेट जो है वो क्या रखा गया है? 3% ऑफ जीएसडीपी। मतलब कि बिहार का जो है जीडीपी उसका 3% टारगेट रखा गया है फिस्कल डिफिसिट में, जबकि 2023-24 का रिवाइज्ड एस्टीमेट जो है वो आपका बता रहा है कि फिस्कल डिफिसिट आपका होने जा रहा है लगभग 8.9%। आप समझ सकते हैं जस्ट एक साल पहले आपने लगभग 9% फिस्कल डिफिसिट के फेज में गए हैं, तो अगले एक साल में इसको कैसे आप 3% पे ला सकते हैं? हालांकि आपका एफआरबीएम एक्ट जो है वो इजाजत 3 से 3.5% का ही दे रहा है, लेकिन फिर भी अब देखिए इसको कैसे सॉर्ट आउट करती है गवर्नमेंट, क्योंकि आपका फिस्कल डिफिसिट काफी हाई जा रहा है 2023-24 में, परमिसिबल लिमिट से काफी आगे जा रहा है। क्लियर? तो ये हमने बजट के हाइलाइट्स को देखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं आपका पॉलिसी हाइलाइट्स। जो आपका बजट है उसमें गवर्नमेंट क्या क्या मेजर जो है वो पॉलिसी हाइलाइट्स लेकर आ रही है। ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा पॉलिसी हाइलाइट्स की चर्चा एक जगह पे नहीं की गई है, अलग अलग जगहों पे की सेक्टर्स में क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है या क्या क्या वो खर्च करने जा रही है, उसके बारे में जो है गवर्नमेंट ने अलग अलग जगहों पे डॉक्यूमेंट में दिया है। वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो अर्बन एरियाज में भी इसको प्रमोट करने के फेवर में है, जिसमें कि जीविका हमने देखा था इको सर्वे में कि जीविका जो है कौन लागू करता है? डिपार्टमेंट ऑफ या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये ग्रामीण विकास विभाग जो है वो इसको कार्यान्वित करता है, और ये महिलाओं को जो है ट्रेनिंग देता है और उनको जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए जो है फाइनेंस करता है, और इनका जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करता है फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सेट्रा। तो अगर आप देखें तो सरकार का यह मानना है कि जीविका का जो मॉडल है उसको अर्बन एरियाज में भी एक्सपैंड किया जाए, ताकि जो है अर्बन एरियाज में भी जो रूरल पुअर हाउस होल्ड है, पर्टिकुलरली वीमेन, उनको भी आपको जीविका मॉडल पे जैसे ग्रामीण एरियाज में सपोर्ट दिया गया है, वैसे ही अर्बन एरियाज में भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके, इंप्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सके। सो द जीविका विल बी एक्सपैंडेड टू द अर्बन एरियाज ऑल्सो। क्लियर? नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए सपोर्ट
की व्यवस्था जो है इस बजट में प्रावधान लाया गया है। गवर्नमेंट का मानना यह है कि और ज्यादा अभी जो है आपके मेनली जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम इसमें कवर्ड है इस स्कीम में, कि अगर कोई कैंडिडेट जो है वो यूपीएससी या फिर बीपीएससी का एग्जाम का प्रीलिम्स स्टेज क्वालिफाई करता है और वो बैकवर्ड क्लास लाइक ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करता है, तो उसको जो है वन टाइम कैश ट्रांसफर दिया जाता है फॉर फर्दर स्टडी एंड प्रिपरेशन। तो गवर्नमेंट का मानना यह है कि इसको भी एक्सपेंड किया जाएगा एग्जाम के डोमेन को, और इसमें और ज्यादा एग्जाम्स को आने वाले भविष्य में कवर किया जाएगा। अब हो सकता है इसमें बैंकिंग आए या फिर और भी अदर एग्जाम, एसएससी या फिर अन्य जो भी एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट या बीपीएससी वगैरह कई तरह के एग्जाम्स लेते रहती है, असिस्टेंट इंजीनियर एक्सेट्रा। तो जिसमें जो है प्रीलिम्स का राउंड आप क्लियर करें तो आपको जो है वन टाइम कैश ट्रांसफर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है वो वन टाइम कैश ट्रांसफर के स्कीम को जो है स्टूडेंट्स को और ज्यादा जो है एक्सपेंड कर रही है थ्रू अदर एग्जाम्स पार्टिकुलरली। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने क्या देखा 15 से 29 साल के एज ग्रुप में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन काफी ज्यादा है, 13.9% है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जाहिर सी बात है आपको कई सारे ऐसे स्कीम को प्रमोट करना होगा जिससे कि वो लोग उस एज ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो उसका लाभ उठा सके और अपना एम्प्लॉयमेंट को पा सके। स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो है, जो लघु उद्योग करने वाले लोग हैं, पर्टिकुलरली पुअर हाउसहोल्ड की अगर आप बात करें, पुअर हाउसहोल्ड की अगर आप बात करें तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ने बजट में प्रोविजन लाया है कि वो 2 लाख रुपया स्मॉल बिजनेस को सेटअप करने के लिए लोन के तौर पे देगी पुअर हाउस होल्ड को। तो जो भी आपके गरीब परिवार हैं उनको 2 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करेगी फॉर सेटिंग अप ऑफ स्मॉल बिजनेस। और इसके लिए बजट में जो है 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मतलब इस साल सरकार फिलहाल 1000 रुपए अपने बजट में रखी है कि भाई हम इसको लोन के तौर पे 2-2 लाख रुपए जो है पुअर हाउस होल्ड को अपना जीवन यापन के लिए, बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस जिसमें पोल्ट्री उद्योग हो सकता है, डेयरी उद्योग हो सकता है या फिर अन्य कोई उद्योग हो सकता है, छोटा छोटा जो बिजनेस है जिससे कि उनके जीवन यापन में बेहतरी आ सके। देखिए इस तरह के स्कीम की जरूरत क्यों आ रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तो हमारा क्या है, पर कैपिटा इनकम जो है वो काफी कम है। नेशनल इनकम का भी जो है, नेशनल पर कैपिटा इनकम का भी 1/3 से कम है। मतलब कि भारत में जो एवरेज लोगों की कमाई है उससे भी 1/3 भी नहीं है बिहार में लोगों की कमाई। तो हमको इसको क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो ये कैसे होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से, या नए रिसोर्सेज जो है वो लोगों के पास आए, इसके लिए सरकार ही जो है वो इन्वेस्ट करेगी। दूसरा आपका क्या है, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या है आपका, बहुत ज्यादा है, नेशनल एवरेज से कई गुना ज्यादा है। और 15 से 29 साल के बीच में देखें तो लगभग 14% है। तीसरा क्या है कि आपका जो है ज्यादा से ज्यादा बर्डन किस सेक्टर पे है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर पे है, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। तो सरकार क्या कर रही है कि भाई उस सेक्टर से बाहर निकलकर अपना दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट करो ताकि वहां से आपको जो है इनकम जनरेट हो सके। क्लियर? तो ये आपके मेजर पॉलिसी हाइलाइट्स थे। नेक्स्ट आता है आपका बजट एस्टीमेट फॉर 24-25। अब देखिए 2024-25 में सरकार जो है वो अलग अलग योजनाओं में जो खर्च करेगी और जो उसे पैसे आएंगे उसका मोटा मोटी हिसाब किताब जो है वो बजट एस्टीमेट के तौर पे दिया गया है। अनुमानित, अब देखिए 24-25 का बजट एस्टीमेट, जैसा कि हमने बताया था कि जब आप बजट डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो कितने साल का डेटा मिलेगा, 3 साल का। तो 22-23 का एक्चुअल डेटा, 23-24 का बजटेड और रिवाइज्ड डेटा कि बजट में क्या प्रावधान थे और फाइनली अभी रिवीजन के बाद क्या प्रावधान है, मतलब कितने आपके इनकम और एक्सपेंडिचर है। और फिर आपका बता रहा है
24-25 का बजटेड डेटा कि भाई 24-25 में आपका क्या क्या प्रावधान किया गया है, और आपको इसी तरह से बताया जा रहा है कि कितना परसेंट का चेंज आया 23-24 के रिवाइज डाटा और बजट 24-25 के बजट डेटा में, मतलब कि इससे इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, क्या हुआ। आई बात समझ में। डेटा को बहुत ज्यादा मगअप या उसको याद करने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो है हम अगर देखें ट्रेंड को आपको समझना जरूरी है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रीपेमेंट ऑफ डेट, मतलब कि सरकार जो कुल खर्च करेगी वो 2024-25 में 2,78,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब अगर आप देखें तो 2023-24 में 3,14,000 खर्च किया है रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से, और ये लगभग 11.5% कम है। मतलब कि सरकार ने बजट में जो अनुमान लगाया, हालांकि अगर आप देखें तो 23-24 के बजट में 2,61,000 ही था, तो इंक्रीज किया 20% से 3,14,000, मतलब कि अनुमान से ज्यादा खर्च हुआ। यहाँ पे अनुमान ही ज्यादा है तो हो सकता है खर्च भी ज्यादा हो, या फिर सरकार जो है खर्च को कंट्रोल करे, रेशनलाइज करे, तब जाकर जो है वो लगभग इसको अटेन कर सकती है। अगर फिस्कल डिफिसिट को जो है, क्योंकि हम क्या देखते हैं 23-24 में आपका खर्च ज्यादा हुआ तो फिस्कल डिफिसिट भी आपका बढ़ता चला गया। आई बात समझ में। उसी तरह से रीपेमेंट ऑफ डेट की अगर आप बात करें तो 24-25 में सरकार को लोन का इंटरेस्ट देना है लगभग 22,000 करोड़ रुपए। आई बात समझ में। तो टोटल अगर आप देखें एक्सपेंडिचर की आप बात करें, नेट एक्सपेंडिचर, तो नेट एक्सपेंडिचर जो है वो आपका 2,56,000 करोड़ है, जो कि 12% रिवाइज एस्टीमेट से कम है 23-24 के। आई बात समझ में। अब ये जो नेट एक्सपेंडिचर है, अब नेट रिसीट की बात कर ले, सरकार को पैसे कहां से कितने कितने आएंगे, तो टोटल रिसीट माइनस बोरोइंग, मतलब कि जो सरकार लोन लेगी उसको छोड़ दिया जाए तो सरकार के पास कुल जो रेवेन्यू है वो आएंगे 2,78,926। आई बात समझ में। जबकि बोरोइंग वो लगभग 51,688 करोड़ का टारगेट लेकर चल रही है बजट एस्टीमेट में। तो नेट रिसीट जो है वो आपका कितना हो गया, नेट रिसीट जो है वो बता रहा है आपका 2,27,238। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो ये बोरोइंग है उसको डिडक्ट कर दिया है रिसीट में से, तो आपका 2,27,000। अब यहां पर आपको ध्यान में देना है फिस्कल डिफिसिट, अर्निंग माइनस रिसीट। तो नेट अर्निंग एंड नेट रिसीट मतलब कि कुल व्यय माइनस कुल आय। आई बात समझ में। कुल आय में आपका बोरोइंग को हम लोग नहीं रखते हैं, जो आपका इनकम जो है वो जनरेट हुआ सिर्फ उन्हीं को, मीनिंग देयर बाय नेट एक्सपेंडिचर माइनस नेट रिसीट। यही आपका क्या है, फिस्कल डिफिसिट है। फिस्कल डिफिसिट जो है वो आपका एक और चीज का इंडिकेशन है कि कितना पैसा शॉर्टफॉल करेगा, सरकार को कितने पैसे के लिए लोन लेना पड़ेगा। आई बात समझ में। या फिर मार्केट में अपना बॉन्ड या अदर इंस्ट्रूमेंट या फिर अपने ओल्ड असेट को बेचना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो फिस्कल डिफिसिट का जो बजट में टारगेट है वो रखा गया है लगभग 29,000 करोड़ रुपए का, जो कि 3% ऑफ जीएसडीपी बताया जा रहा है। ये टारगेट आपको ध्यान में रखना। अब ये मीट कैसे होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 23-24 का बजट देखे वो भी कितना था, 3% था। आई बात समझ में। लेकिन एक्चुअली जो है वो कितना चला गया, 8.9% रिवाइज एस्टीमेट में। अब एक्चुअल एस्टीमेट अभी आया नहीं है, हो सकता है डेटा बढ़ भी जाए। आई बात समझ में। जबकि यहाँ पे टारगेट सरकार ने क्या रखी थी, 25,000 का ही रखा था लोन लेने का, नौबत कितने की आ गई, 76,000 का। आई बात समझ में। यहाँ पर हमने 29,000 का रखा है बजट में, अनुमान जो है रखा है कि भाई हमको 3% ऑफ जीडीपी, जो कि आपका एफआरबीएम एक्ट भी कहता है। तो फिस्कल डिफिसिट का जो हमने टारगेट रखा है 24-25 में, वो 3% ऑफ जीएसडीपी रखा है, नियर अराउंड 29,000 करोड़, 29,095 करोड़। आई बात समझ में।
यहां पर एक एक्ट को भी समझ लेते हैं, FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। FRBM एक्ट जो है ये 2006 का है। इसके तहत जो है जब देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अननेसेसरी खर्च करते जा रही है बिना ये चिंता किए कि आने वाले समय में मतलब इसका क्या इंपैक्ट होगा, इससे क्या होगा, ज्यादा फिजिकल डिफिसिट होगा तो आपका जो है अकाउंट बैलेंस का पुअर परफॉर्मेंस होगा, आप लोन पे बार बार, अभी जैसे बहुत से देश है, पाकिस्तान वगैरह की हालत आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, बार बार मांग के खर्चे चलाने पड़ रहे हैं। तो इसलिए खर्च को भी लिमिट करने की जरूरत है। आप फ्री फंड में जो बहुत सारे स्कीम अनाउंस करें जिसमें आप खर्च करते चले जाए, पॉपुलिस्ट स्कीम, वोट तो आपको मिलेंगे, सरकार आप बना लेंगे, लेकिन आने वाले जनरेशन पे वो कर्ज का बोझ जो है वो लदता चला जाएगा। क्योंकि पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, पर कैपिटा लायबिलिटी की भी तो बात होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया 2006 में कि भैया हमें जो है वो फिजिकल मेजर्स में भी थोड़ा डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए लाया कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो फिजिकल डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करेगी। वित्तीय अनुशासन, मतलब कि जो उसका खर्च है वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, स्पेशल केसेस को छोड़ के, अब कोई ऐसी आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा जिसमें कि खर्च ज्यादा करने की जरूरत पड़े, जैसे कोरोना हो जाए, कोरोना जैसी महामारी आ जाए, या फिर बड़े पैमाने पे बाढ़ सुखाड़ ऐसी स्थिति आ जाए, तो वो केस अलग है। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में आपको फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। और ये टारगेट जो है वो दोनों पे लागू होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी, स्टेट गवर्नमेंट पे भी। इसीलिए अभी चुनाव के समय आप देखते होंगे कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां जो मैनिफेस्टो लॉन्च करते हैं, तो लोग ये प्रश्न उठाते हैं, खास करके मीडिया में जो जानकार लोग हैं इकोनॉमिक्स के, कि भाई इसका आप लाएंगे कहां से इतने पैसे, इसका जो है आप पॉपुलिस्ट स्कीम भले आप कह रहे हैं या भी फ्री में देंगे वह भी फ्री में देंगे, इतने पैसे अकाउंट में उतने पैसे, लेकिन ये लाएंगे पैसे कहां से? क्या ये कर्ज लेके लाएंगे? तो फिर तो हमारा फिजिकल डिफिसिट बढ़ेगा, उसके और भी रिपरकशंस होंगे। वो इकोनॉमी में बेहतर आप लोग समझेंगे कि भाई वो क्या है कि उसका रूपी का डिवैल्यूएशन होना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? डॉलर आपका इंपोर्ट जो है वो महंगा होता चला जाएगा। क्लियर? तो कई सारी चीजें उसमें इंटरलिंक्ड हो जाती है। लेकिन फिलहाल हमको ये ध्यान में रखना है कि बजट जो है उसमें एक फिजिकल डिसिप्लिन के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, FRBM एक्ट 2006, जिसके थ्रू जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट आपका 3% ऑफ दियर रेस्पेक्टिव स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो है 3% के रेशियो तक जो है वो फिजिकल डिफिसिट को रख सकते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं रखेंगे आमतौर पे। दूसरा क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 0.5% को जो है और परमिट किया है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, लेकिन ये कंडीशनल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3% को 3.5% जो है वो कर दिया है जीडीपी का। स्टेट गवर्नमेंट वो बढ़ा सकती है अपना फिजिकल डिफिसिट 3.5% तक, लेकिन ये जो 0.5% है, ये जो 0.5% है, ये तभी बढ़ा सकती है जब वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स लेगी। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का मतलब ये हुआ कि जो आपके डिस्कॉम कंपनीज हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, बिहार में 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, नॉर्थ बिहार पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड साउथ बिहार पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये दोनों जो कंपनीज हैं, इसके जो एक्यूमुलेटेड ट्रांसमिशन एंड कंजम्पशन कॉस्ट लॉसेज जो है, AT&C लॉसेज इसको बोलते हैं, इसको कम करना है ताकि पावर सेक्टर जो है वो क्या हो सके, आपका बेहतर परफॉर्म कर सके और लॉस में ना जाए। तो AT&C लॉसेस को अगर मिनिमाइज करेगी गवर्नमेंट, तब जो है उसको ये टारगेट दिया गया कि आपको 0.5% आप अपना जीडीपी का जो है वो फिजिकल डिफिसिट में इस सेक्टर के रिफॉर्म के लिए इंक्रीज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021-22 से जो है वो राज्य सरकारों को 50 साल के लिए, कोरोना के बाद खास करके 50 इयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो है वो प्रोवाइड कराने शुरू किए हैं, पर्टिकुलरली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आई बात समझ में? तो रोड, ब्रिजेस एक्सेट्रा, इन सब के जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इनके बढ़ावा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 इयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स का भी प्रावधान रखा है। तो फिजिकल डिफिसिट के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में जाना। FRBM एक्ट जो है वो आपका एक
फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंपोज करता है दोनों पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट में। आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू बैलेंस एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। हमने देखा कि सरकार का टारगेट क्या है, 0.1% का। रेवेन्यू बैलेंस क्या हुआ, रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू डिफिसिट। अभी हम लोग देखेंगे क्या है वो, ठीक है, अगले स्लाइड में इसका भी जिक्र आएगा। और प्राइमरी डिफिसिट जो है वो आपका 0.9% ऑफ जीडीपी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइमरी डिफिसिट क्या है एंड एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी। देखिए, जो हमारा फिस्कल डिफिसिट है वो कुल व्यय जो है, वो कुल आय जितना आपका आमदनी हुआ उससे ज्यादा जब आप व्यय किए तो वो जो शॉर्ट कमिंग है जो आपने बोरोइंग से आपने लिया है आईएसएल में, वो आपका क्या है, फिस्कल डिफिसिट है। प्राइमरी डिफिसिट वो डिफिसिट है जो कि फिस्कल डिफिसिट में प्रीवियस ईयर तक जो लोन लिए गए हैं उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको हम माइनस कर देते हैं। सो फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्यों, क्योंकि ये जो पहले पिछले साल तक जो लोन लिया गया था या उसके पहले जो 5 साल 10 साल पहले तक जो लिया गया था उसका जो बाकी है अभी तक इंटरेस्ट पेमेंट, वो तो एक फिक्स आपका एक्सपेंडिचर है ही ना, तो वो तो आपको करना ही करना है हर साल आई में। तो उतनी तो लायबिलिटी गवर्नमेंट पे आपको एक्यूमुलेटेड पहले से है, तो जो पहले से लायबिलिटी है उसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो बाकी जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कितना परसेंटेज शॉर्टफॉल कर रहा है जीडीपी का, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिफिसिट। तो प्राइमरी डिफिसिट इज नथिंग बट द फिस्कल डिफिसिट माइनस और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। आई बात समझ में। तो सरकार ने ये कोशिश की है कि इस साल जो है 2024-25 में अनुमान किया है कि बजट एस्टीमेट के द्वारा कि प्राइमरी डिफिसिट आपका जीडीपी का 0.9% रखे। हालांकि आप एक ट्रेंड अगर आप देखें तो 2022-23 के एक्चुअल में प्राइमरी डिफिसिट कितना है, 3.9%। उसी तरह से आप देखें 23-24 में बजट एस्टीमेट में कितना है, 0.8%। इस साल के बजट एस्टीमेट में कितना है, 0.9%। बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी सरकार ने इतना ही टारगेट लिया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आई बात समझ में। लेकिन एक्चुअली रिवाइज एस्टीमेट में आप देखें तो क्या है, आपका प्राइमरी डिफिसिट 6.8% है 2023-24 में। टारगेट हुआ 0.8 का, 6% से ज्यादा जो है डिफिसिट एक्सीड कर गया। क्लियर। तो सेम चीज आपका यहां भी आप देख सकते हैं कि 2024-25 में गवर्नमेंट ने टारगेट 0.9% का लिया है। एक्चुअली क्या ये कमिटमेंट को फुलफिल कर सकती है या नहीं कर सकती है, या जो है आने वाले दिनों में देखने लायक होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो है, अगर आप एक्सपेंडिचर की बात करें, थोड़ा सा यहां पे हम लोग समझ लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल आउटले, दो चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है। जो आप खर्च करते हैं, जैसे सरकार भी अगर खर्च करती है तो बेसिकली दो तरह के खर्च होते हैं। एक खर्च क्या है, जो उस पे ऑलरेडी बाउंड है, कमिटेड है कि वो उसको करना ही है। जैसे क्या, जैसे आपके जितने भी सरकारी एम्प्लॉय है उसको सैलरी देनी है, जो रिटायर कर चुके हैं उसको पेंशन देना है, जो आपने पूर्व में लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना है। आई बात समझ में। इसके अलावा फार्मर्स को जो आप सब्सिडी देते हैं या फिर लोन वगैरह देते हैं, में तो उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब डे टू डे आपका जो खर्च है जो आप रोक नहीं सकते। डे टू डे का मतलब प्रतिदिन न समझ के इसको हर महीने का जो एक रेगुलर खर्च है वो आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी, लोन्स एक्सेट्रा। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस तरह का एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ना तो आपका जो है एसेट का क्रिएशन करता है, ना ही आपके लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। आई समझ में। मतलब कि ये जो है आपको खर्च करने ही है, इसमें आपको बाद में कोई इनकम नहीं आने जा रहा। क्लियर। तो ये जो सैलरी पेंशन में आप खर्च कर रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट में, सो बेसिकली क्या है, ये आपका
क्रिएशन ऑफ असेट नहीं है, मतलब आप कोई अपनी पूंजी नहीं बढ़ा रहे हैं, इसके द्वारा कोई उद्योग धंधे नहीं लगा रहे हैं, नहीं आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। आई बात समझ में? ये आपका रेगुलर डे टू डे खर्च है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में रेगुलर डे टू डे खर्च है, जैसे आपका जो हाउस रेंट है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका जो खाने पीने का खर्च है, बच्चों के पढ़ाई का खर्च है, या फिर चिकित्सा का खर्च है, ये सब जो है वो क्या है? रेगुलर खर्च है, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि क्रिएशन ऑफ असेट को प्रमोट करता है और इन फ्यूचर जो है लायबिलिटी को भी रिड्यूस करता है, प्लस आपका जो है पूंजी को बढ़ावा देता है, जैसे रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, फैक्ट्रीज लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है, ये सब बेसिकली क्या है? आपका क्रिएशन ऑफ असेट है। सरकार अपना जो है वो क्या है? असेट का निर्माण कर रही है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपका इंप्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इंप्लॉयमेंट जनरेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रमोट करने की सलाह दी जाती है सभी गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल आपके घर में कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? आप कोई नई जगह पे जमीन खरीदते हो, या फिर कहीं मकान बनाते हो, फ्लैट खरीदते हो, कार खरीदते हो, सोना चांदी खरीदते हो, ये सब बेसिकली क्या है? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपकी पूंजी को बढ़ावा देता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जहां आपके डे टू डे खर्च को मैनेज करने के लिए होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका इन फ्यूचर आपके पूंजी को बढ़ावा देने के लिए होता है। तो सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आपका अगर देखें तो इस बार सरकार ने टारगेट रखा है कि हम 2023-24 के एक्सपेंडिचर से 10% कम रखेंगे। जाहिर सी बात है 23-24 में हमने क्या देखा है? फिस्कल डिफिसिट आपका 8.9% है। मतलब कि सरकार जब तक अपने खर्चे को कम नहीं करेगी 24-25 में, इस साल भी टारगेट हमारा क्या होगा? मिसमैच होगा और हमें ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग पे आना पड़ेगा। फिर क्या होगा? फिर आपका इंटरेस्ट पेमेंट हर साल एक्यूमुलेट होते होते बढ़ता चला जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए क्या होगा? कम से कम जो है अवेलेबिलिटी होगी पूंजी की। आई बात समझ में? तो आप कम से कम खर्च कर सकते हैं, उसी में आपके प्रायोरिटी सेक्टर के भी खर्चे होंगे, उसी में आपके अदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के खर्चे होंगे, तो वो आपको बांध के रख देता है, एक तरह से लिमिट कर देता है। इट लिमिट्स द गवर्नमेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी और गवर्नमेंट्स कैपेबिलिटी टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। क्लियर? उसी तरह से देखिए कैपिटल आउटले जो है वो सरकार ने इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 29,000 करोड़ रुपए का रखा है, जो कि पिछले साल के बजट से रिवाइज एस्टीमेट से 26% कम है। जाहिर सी बात है पिछले साल खर्च इतना ज्यादा कर चुका है, 9% आपका डिफिसिट लेवल में चला गया। क्लियर? तो ओवरऑल नेट एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2,56,000 करोड़ जो है वो आपका नेट एक्सपेंडिचर है। अब इसमें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक एक्सपेंडिचर है कमिटेड एक्सपेंडिचर, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए मैंने पहले ही कहा कि डेटा बहुत ज्यादा आपको याद रखना नहीं है, ट्रेंड को आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में? अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ज्यादा है, कम है, कुछ कुछ जो मेन डेटा है जैसे प्राइमरी डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट एक्सेट्रा, उनको ध्यान में रखना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सेट्रा, किस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें भी मॉनेटरी वैल्यू से ज्यादा उसका परसेंटेज जो ग्रोथ रेट है वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसी तरह से एक टर्म है कमिटेड एक्सपेंडिचर। कमिटेड एक्सपेंडिचर क्या है? देखिए यहां हमने देखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे खर्च है, डे टू डे खर्च में भी एक खर्च ऐसा है जो कि आपको करना ही करना है क्योंकि वो आप पे बाध्यता है। कमिटमेंट मतलब क्या होता है? बाध्यता। तो ये सरकार की बाध्यता है कि ये खर्च करना ही करना है, उसको कहते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर। कमिटेड एक्सपेंडिचर के मेनली 3 पोर्शन है, एक सैलरी, एक पेंशन और तीसरा इंटरेस्ट पेमेंट। ये 3 ऐसे हैं जो कि सरकार के ऊपर बाध्यता है, कमिटेड है, सरकार इससे भाग नहीं सकती, इसमें कमी नहीं कर सकती। तो आपको कमिटेड एक्सपेंडिचर जितना कम रहेगा उतना आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी अदर पर्पसेज में खर्च करने को। आई बात समझ में? आपके घर में भी कमिटेड एक्सपेंडिचर क्या है? अगर कोई बुजुर्ग बीमार है, उनकी दवाई हर महीने आती है, तो वो आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर है, उसमें आप कोई भी कटौती नहीं कर सकते। बच्चों का स्कूल फीस क्या है? कमिटेड एक्सपेंडिचर है। आई बात समझ में? रूम रेंट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो क्या है? कमिटेड एक्सपेंडिचर है। लेकिन कुछ जो है आपका रेगुलर एक्सपेंडिचर है बट नॉन कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जैसे
आप भोजन में क्या करेंगे, वेज करेंगे कि नॉन वेज करेंगे, घर पे बना के खाएंगे या रेस्टोरेंट में खाएंगे, कपड़े किस तरह के पहनेंगे, आप मॉल में खरीद के पहनेंगे या नॉर्मल जो दुकानें में मिलती है वो खरीद के पहनेंगे। तो ये जो लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें हैं, आप एसी में रहना पसंद करेंगे या कूलर में भी काम चला लेंगे या पंखे में काम चला लेंगे, ये आपका नॉन कमिटेड एक्सपेंडिचर है। अलग समझ में। तो उसी तरह गवर्नमेंट का जो कमिटेड एक्सपेंडिचर का पोर्शन है, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होता है, उसके पोर्शन को कम करने की जरूरत है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप देखें तो बिहार गवर्नमेंट का कमिटेड एक्सपेंडिचर में सैलरी जो है वो आपका 24% हिस्सा ले लेता है, और पेंशन लगभग 8% और 12% तो हम लोन इंटरेस्ट पेमेंट में ही हम लोग दे देते हैं। तो टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर का अगर आप देखें तो आप ये ट्रेंड पाते हैं कि आपका जो है वो ज्यादा से ज्यादा 24, 8, 32 और 12, 44% जो आपका एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट, वो आपका क्या है, कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जिसको कि आप रिड्यूस नहीं कर सकते, डू अवे नहीं कर सकते, ये आप पे बाध्यता है। तो आपके पास अवेलेबल कितना है, 56% ही है ना। आइए सर में 100 रुपए में 44 रुपए आपको खर्च करना ही करना है, बाकी जो बच गया 56 रुपया, उसी में आप अन्य प्रायोरिटी एरियाज को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर काफी महत्वपूर्ण है ये, थोड़ा सा इसमें ट्रेंड को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब देखिए सरकार जो खर्च करने जा रही है 2024-25 में, उसमें किन किन सेक्टर, किन किन विभाग पे या किन किन योजनाओं पे उसका प्रायोरिटी फोकस है। यहां इस टेबल में जो भी योजनाएं हैं या जो भी विभाग है, वो लगभग लगभग सरकार के कुल खर्च का 66% है। तो 66% जो टोटल एक्सपेंडिचर का है, वो आपका इन्हीं योजनाओं पे खर्च करने जा रही है, इन्हीं विभाग पे सरकार। अब आपको यह ध्यान में रखना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे ध्यान में रखें और इसको एग्जाम में कोट कैसे करें, प्रीलिम्स में कैसे पूछा जा सकता है, मेंस में कैसे कोट करना है। आई बात समझ में? सबसे पहला जो है, सबसे ज्यादा सरकार जो खर्च करेगी वो किस पे करेगी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड कल्चर पे। मतलब कि शिक्षा पे सबसे ज्यादा सरकार का फोकस है, सबसे ज्यादा खर्च जो है वो सरकार जो है वो शिक्षा पे करने जा रही है। क्लियर? इसमें लगभग आपका 14,000 करोड़ जो है समग्र शिक्षा अभियान में डाला गया है। समग्र शिक्षा अभियान फ्रॉम बेसिक लेवल टू आपका अप टू +2 लेवल तक जो स्कीम चलाया जाता है उस पे है। तो सबसे नंबर 1 पे सरकार खर्च जो करने जा रही है वो शिक्षा पे करने जा रही है। नंबर 2 पे जो है वो आपका रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण विकास। यहां पे इस ट्रेंड को ध्यान में रखिएगा, शिक्षा नंबर 1 पे है, इसके बाद आपका क्या आ रहा है, ग्रामीण विकास। क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से पूछेगा कि भाई इसमें बजट में किस किस चीजों पे सरकार का खर्च जो है एक्सपेंडिचर ज्यादा है प्रोविजन में। ग्रामीण विकास में भी जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो क्या है, एमजी नरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इन 2 स्कीम पे सबसे ज्यादा खर्च करने जा रही है सरकार। उसके बाद 3 नंबर पे है सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन, मतलब समाज कल्याण। समाज कल्याण, समाज कल्याण में क्या क्या आता है, महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, जैसे आंगनबाड़ी हो गए या फिर आपका जननी सुरक्षा योजना। क्लियर? तो यहां पर जो है आपको सरकार का प्रायोरिटी एरिया क्या है, सरकार का प्रायोरिटी एरिया है सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 और मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना। जो आपका वृद्ध जन 60 से ऊपर जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए जो पेंशन की व्यवस्था है, जो एक तरह का सामाजिक सुरक्षा है, वह स्कीम जो है वो सरकार का तीसरे नंबर पे आता है। चौथा पे है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवार कल्याण, या आपका
चौथे नंबर पे आता है प्रायोरिटी में। इसमें भी नेशनल हेल्थ मिशन पे सबसे ज्यादा खर्च करने जा रही है। पांचवा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर, सरकार जो है वो विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस विभाग पे सबसे ज्यादा खर्च करेगी। तो पांचवा जो है वो आपका कानून व्यवस्था कह सकते हैं या फिर पुलिस विभाग पे, क्योंकि जाहिर सी बात है चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, साइबर क्राइम वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, और जो डिस्प्यूट है जो जनरल नेचर के हैं वो तो है ही, लैंड डिस्प्यूट हो गया या फिर अदर जो है क्राइम रिलेटेड, तो पुलिस विभाग पे भी आपका खर्च पांचवें नंबर पे। छठा पे आपका एनर्जी है, ऊर्जा मतलब कि पावर सेक्टर में रिफॉर्म करेगी। सातवां पे अर्बन डेवलपमेंट है, मतलब नगर विकास या शहरी विकास, जिसमें कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना और स्मार्ट सिटी मिशन दो प्रायोरिटी है। फिर आठवां पे एग्रीकल्चर है। अब देखिए सरकार के पास जो है प्रायोरिटी में एग्रीकल्चर कहां पे आ रहा है, आठवें पे, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर में। पूंजी जितनी रहेगी उतनी ही खर्च कर पाएंगे, जाहिर सी बात है फिस्कल डिफिसिट हाई रहेगा, तो अन्य जो प्रायोरिटी, लॉ एंड ऑर्डर से आप खिलवाड़ कर नहीं सकते। आप जो है वृद्ध जन के सामाजिक सुरक्षा से, बच्चों के न्यूट्रिशन से, एजुकेशन से, इन चीजों पर, और जाहिर सी बात है आपके यहाँ सबसे ज्यादा क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जनता रहती है तो ग्रामीण विकास को प्रायोरिटी देना ही है। तो कृषि जो है वो आपका आठवें नंबर पे है, रोड एंड ब्रिजेस नौवे पे है, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, मतलब कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट का जो उत्तर बिहार का खास करके जो है क्षेत्र है, जो फ्लड एरिया में आपका काउंट होता है, तो उसमें जो है वो खर्च करेगी, वो 10वें नंबर पे है। तो कुल जो 66% जो सरकार का खर्च है वो इन्हीं 10 विभागों पे है। तो इसमें भी आपको 1, 2, 3, 4 ध्यान में रखना है, 1 से 5 तक मैक्सिमम। शिक्षा नंबर 1 पे है, ग्रामीण विकास 2 पे है, समाज कल्याण 3 पे है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 4 पे है, पुलिस जो है वो 5 पे है में, और एनर्जी सेक्टर जो है वो, पावर सेक्टर जो है वो 6 पे है। फिर आपका 7 पे जो है वो अर्बन डेवलपमेंट है, 8 पे आपका एग्रीकल्चर है, 9 पे रोड्स एंड ब्रिजेस, और 10 पे आपका फ्लड कंट्रोल। क्लियर? तो ये आपके बजट के हाइलाइट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, रिसीट्स इन 24-25। अब जो सरकार को जो पूंजी आ रही है, ये तो हमने खर्च देख लिए, अब पैसे कहां से आएंगे। तो जो पूंजी आ रही है उसमें बेसिकली दो तरह के पूंजी है, एक सरकार का अपना है, ओन टैक्स रेवेन्यू, दूसरा सरकार का जो है शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, मतलब आईजीएसटी जो आप देते हैं उसमें एसजीएसटी होता है ना, और तीसरा जो है वो आपका बोरोइंग है, जो आप लोन में लेते हैं। तो ओन टैक्स की अगर आप बात करें, सरकार का अपना रेवेन्यू जो है वो लगभग प्रोजेक्ट किया गया है 54,000 करोड़ रुपए, मतलब कि 8% ज्यादा है पिछले साल से, ऐसा अनुमान है। आई बात समझ में? हालांकि पिछले साल भी 49,000 प्रोजेक्ट किया गया था, 50,400, मतलब कि 1% ज्यादा ही आया था। तो इस बार भी सरकार ये उम्मीद कर रही है। स्टेट्स ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू, बिना कर के, आई बात समझ में, जो कि लगभग 7,000 है, जो आप फाइन वगैरह देते हैं अलग अलग उस पर। क्लियर? तो वो सब जो है आपका नॉन टैक्स में आता है, वो आपका 7,000। शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस वो 1,13,000 है, 10% आपका ज्यादा है पिछले साल से। और फिर ग्रांट्स इन एड फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जो भी इनको पूंजी मिलती है अलग अलग स्कीम्स वगैरह के इंप्लीमेंटेशन के लिए। क्लियर? तो टोटल रेवेन्यू रिसीट जो है वो 2,26,798, लगभग 6% जो है अनुमान किया जा रहा है वो पिछली बार से ज्यादा रहेगा। क्लियर? और नॉन डेट कैपिटल रिसीट जो है, जो कि बोरोइंग नहीं है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर के लिए नहीं है, वह भी आपका लगभग 439 करोड़। टोटल आपका नेट रिसीट कहा जा रहा है कि 6% ज्यादा रहेगा, इतना आपको ध्यान में रखना बजट एस्टिमेट से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब स्टेट का जो है ओन टैक्स रेवेन्यू जो हमने देखा, उसमें क्या क्या कंपोजिशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है, प्लस जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान में रखना है, इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं।
तो स्टेट जीएसटी जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है स्टेट के इनकम का। लगभग स्टेट का इनकम का 58% जो है वो कहां से आता है, इसके जीएसटी से आता है। अब इसका मतलब आप कहेंगे कि सर जीएसटी जितना बढ़ाएंगे टैक्स उतना ज्यादा आएगा, ऐसा भी नहीं है। अगर आप देखें तो हायर टैक्सेशन जब होता है तो लोग क्या करते हैं, इवेड करना शुरू कर देते हैं, टैक्स का लूप होल निकालना शुरू कर देते हैं। तो टैक्स का एक ऑप्टिमल दर होता है, उतना ही आप रख सकते हैं। दूसरी बात, आपका जीएसटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली डिसाइड नहीं करती है, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर वोट शेयर होता है, आई बात समझ में, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक वोट शेयर होता है। तो वो जो दर है वो थ्रू आउट इंडिया यूनिफॉर्म, इसीलिए तो वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट जीएसटी में आया था। तो हमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 58% जो इनकम है वो जीएसटी से आता है। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है इनकम का वो है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। आपको ये पता होगा कि जीएसटी से कुछ आइटम्स को बाहर रखा गया था स्टेट गवर्नमेंट के ही टैक्स के लिए, आई बात समझ में, जिन्हें कि स्टेट गवर्नमेंट ने अभी भी जीएसटी में लाने से अभी भी वो मना कर रहे हैं। इसे वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, या फिर स्टेट का सेल्स टैक्स। ये वैल्यू एडेड टैक्स किन किन चीजों पे है, पेट्रोल पे है, डीजल पे है, अल्कोहल पे है। आपको दिल्ली की जो अभी आपको पता होगा जो शराब नीति थी वगैरह, वो बेसिकली चर्चा में क्यों थी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने अपना वैट को और मॉडिफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है वो नई पॉलिसी लेके आए थे। तो यहां पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में जाहिर सी बात है अल्कोहल वाला पोर्शन तो लागू होता नहीं है शराबबंदी के बाद से। तो हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या है स्कीम में, पेट्रोल और डीजल का पर जो वैट लगता है वो है। तो नंबर 1 पे जो है स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी आप कह सकते हैं, और 2 पे लार्जेस्ट सोर्स जो है वो क्या है, स्टेट का वैट है, जो कि आपका सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है ओन टैक्स रेवेन्यू में। क्लियर, स्टेट टैक्स 1 पे, सेल्स टैक्स 2 पे। तीसरा आपका आता है रजिस्ट्रेशन फीस एंड स्टाम्प ड्यूटी। हालांकि आपको यह पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन फी, स्टाम्प ड्यूटी 3 नंबर पे आता है। ये क्या है बेसिकली, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो, या फिर व्हीकल आप कोई गाड़ी खरीदते हैं एक्सेट्रा, तो क्या करते हैं आप रजिस्ट्रेशन फी देते हैं। तो ये पहले तक, हालांकि जब बजट आया था उस समय ये अनुमानित है कि ये आपका 7,500 करोड़ रहेगा, जो कि आपका 7% का इंक्रीज है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट के एक जजमेंट, पटना हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है प्रॉपर्टी का जो खरीद बिक्री है वो क्या है, काफी बड़े पैमाने पे कम हुआ है। क्यों, क्योंकि उसमें कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो जमाबंदी रैयत है, मतलब जिनके नाम पे जमीन है या फ्लैट है, वही अब सिर्फ बेच पाएंगे। हालांकि फ्लैट पे वो लागू नहीं किया गया है, सिर्फ जमीन के केस में किया गया है। इस कारण से भी रजिस्ट्री ऑफिस में बहुत ज्यादा अब सेल और परचेज के केसेस नहीं आ रहे हैं। तो इस साल हालांकि ये अनुमान जो है वो उस जजमेंट से पहले का है, इसलिए इतना दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन कि पिछले साल के रेशियो को देखते हुए। लेकिन इस साल ये थोड़ा सा डाउन जाने का उम्मीद है। फिर आपका टैक्सेज ऑन व्हीकल, जो गाड़ियों पे जो टैक्स है। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बिल, और लैंड रेवेन्यू, जो आपका जमीन का जो आप रसीद कटाते हैं, लगान पे करते हैं, वो है। और फिर स्टेट एक्साइज, मतलब जो भी स्टेट में उत्पादन होता है उस पर जो एक्साइज, पर्टिकुलरली पेट्रोकेमिकल्स पे। तो यहां पे आप टोटल देखेंगे तो ओवरऑल आपका स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू का कंपोजिशन मिलता है। एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है कि स्टेट के ओन टैक्स में सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है, सेकंड लार्जेस्ट कौन है, एक्सेट्रा। आपको ये वैसे भी पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो है डिफिसिट एंड डेब्ट टारगेट। इसके जितने भी डेटा है हमने पहले ही ऑलरेडी देख चुका है। एफआरबीएम एक्ट के बारे में पिछले स्लाइड में हमने देख रखा है कि कैसे फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने एफआरबीएम एक्ट लाया, जो दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे बाइंडिंग है। दूसरा हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट ने रेवेन्यू सरप्लस का टारगेट रखा है 0.1% ऑफ स्टेट जीडीपी। हालांकि अब ये कितना फुलफिल होगा ये देखने की बात होगी कि गवर्नमेंट किस तरह से अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करती है। ये फिजिकल डिफिसिट नहीं है, फिस्कल डिफिसिट है, ठीक है, फिस्कल डिफिसिट। ऑलरेडी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने टारगेट लिया 3% ऑफ जीडीपी, हालांकि 23-24 फिर कितना था हमारा, 8.9% था। तो टारगेट तो वहां भी हमने 3% का ही लिया था, फुलफिल नहीं हो पाया। परमिसिबल कितना है, 3.5%। हमने क्या देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने स्टेट गवर्नमेंट को 3.5% ऑफ स्टेट जीडीपी
आपका फिस्कल डिफिसिट रखने का परमिशन दिया है, लेकिन यहां पर एक क्लॉज लगा दिया है कि 3% जो है वो आपका फिस्कल डिफिसिट रहेगा और 0.5% जो है वो आपका फिस्कल डिफिसिट किस फॉर्म में हो सकता है, वो आपका पावर सेक्टर रिफॉर्म्स जब आप करते हैं, जो हमने पहले के स्लाइड्स में देखा, जो AT&C लॉसेज जो है, जो आपकी डिस्कम कंपनीज हैं, उसका AT&C लॉसेज, एक्यूमुलेटेड ट्रांसमिशन एंड कंजम्पशन लॉसेज, और जो आपके बिहार में पर्टिकुलरली दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, नॉर्थ बिहार पावर कॉर्पोरेशन एंड साउथ बिहार पावर कॉर्पोरेशन, उसके रिफॉर्म की अगर आप बात करेंगे डिस्कॉम की, तब आप 0.5% और इसका लीवरेज ले सकते हैं। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा परमिसिबल 3.5 है। हालांकि 23-24 में आप देखें कि इस परमिसिबल से भी बहुत ज्यादा फिस्कल डिफिसिट आपके पास जा रहा है, लगभग 9%। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना ज्यादा फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो किया होगा कि 3.5% का टारगेट था, 9% पे पहुंच गए। हालांकि क्या हमेशा फिस्कल डिफिसिट टारगेट को मीट करना जरूरी है? ऑब्वियसली हमने क्या देखा, कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उस केसेस में अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करेगी तो पब्लिक जो है वो और भी ज्यादा जो है क्या हो जाएगी, हेल्पलेस हो जाएगी। दूसरा क्या है, आपका जो स्टेट है वो आप एक तरह से देखें, सिर्फ बिहार स्टेट की नहीं, स्टेट का मतलब यहाँ पर मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है। वेलफेयर स्टेट में पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। कोरोना का समय था, या फिर अगर आप देखें तो नॉर्थ बिहार में हर साल लगभग बाढ़ की स्थिति कुछ जिलों में बनती है, ऐसे में गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना ही पड़ता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को जो है आप कर्व नहीं कर सकते, तो कई बार आपको लीवरेज लेना पड़ता है फिस्कल डिफिसिट टारगेट को एक्सीड करने का। बट वो लीवरेज जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, वो फ्रीबी के स्कीम में नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि हाँ हर चीज फ्री करते जा रहे हैं और उसमें आपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, ना कोई कैपिटल का आप क्रिएशन कर रहे हैं, ना कोई असेट का क्रिएशन कर रहे हैं या जनरेशन कर रहे हैं, ना इंप्लॉयमेंट का जनरेशन कर रहे हैं, और फिर भी आप फिस्कल डिफिसिट हाई रख रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं जो कि फ्रीबीज को बढ़ावा देता है और लोगों में फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें कि सब्सिडी भी जो है वो जिनको जरूरत नहीं है, आप टारगेटेड सब्सिडी ना देकर क्या करते हैं, आप जनरलाइज सब्सिडी जब देते हैं तो जिनको जरूरत नहीं है वो भी सब्सिडी ले रहे हैं। तो ऐसे स्कीम्स को कंट्रोल करने की जरूरत होती है ताकि आप फिस्कल डिसिप्लिन को ज्यादा बेहतर रेशनलाइज कर सकें। क्लियर? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज क्या है? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आपका ऐसा लायबिलिटी है जो कि गवर्नमेंट को हर हाल में फुलफिल करना ही है। जैसे आपका कुल जो है आपका पूर्व से लिया गया पिछले वित्तीय वर्ष तक जितने भी लोन है, जिसका भी इंटरेस्ट पेमेंट बाकी है, ये आपका आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कहलाता है। आइए समझ में, इसी को टोटल डेब्ट ऑन पब्लिक अकाउंट भी कहते हैं। मतलब कि बिहार की जनता पे कुल कर्ज कितना है यह भी कहा जा सकता है। तो एज पर द परमिसिबल लिमिट जो है वो आपका स्टेट जीडीपी का 35.7% जो है वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज होना चाहिए। सरकार ने बजट में इसको भी जो है वो टारगेट में रखा है, लेकिन जाहिर सी बात है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को मीट करने के लिए क्या करना होगा, फिस्कल डिफिसिट को कम करना होगा, क्योंकि आपको बोरोइंग जितना कम से कम रहेगा उतना ही जो है आपका इंटरेस्ट पेमेंट कम होगा। नेक्स्ट आपका है आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट गारंटीज। अब देखिए ये क्या है, आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट गारंटी ऐसा है कि कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जो है गवर्नमेंट जो है वो मार्केट से लोन लेने के लिए परमिट करती है। तो बिहार गवर्नमेंट ने जो है आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट गारंटी 3% ऑफ जीडीपी आप रख सकते हैं कि हाँ भाई कुछ पर्टिकुलर एरिया में आप स्टेट के जो सेक्टर हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेस हैं, वो लोन ले सकती हैं मार्केट से, जिसमें कि बिहार ने 3% ऑफ जीडीपी का टारगेट रखा है। और इसका लगभग आधा 52% जो है वो सिर्फ और सिर्फ पावर कंपनीज को अलाउ किया है कि इतना तक आप जो है वो ले सकते हैं, मार्केट से बोरो कर सकते हैं फॉर आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट गारंटीज। क्लियर? नेक्स्ट जो है आपका, ये काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान में रखेंगे, स्टेट एक्सपेंडिचर ऑन की सेक्टर्स। अब देखिए जो प्रमुख सेक्टर है उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कितना कितना खर्च करने जा रही है, इसका एक कंपैरिजन आप हमें देख लेना चाहिए कि भाई बाकी जो राज्य है वो कितना खर्च कर रहे हैं
और हमारा जो बिहार है वो कितना खर्च करने का प्रावधान रख रहा है। अब देखिए एक चीज और आपको यहां पे ध्यान रखना होगा, जो बिहार गवर्नमेंट है इसका जीडीपी की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पे थोड़ा सा आपको कंपैरिजन भी देखना होगा। क्या है, मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि बिहार गवर्नमेंट जो है वो भारत में सबसे ज्यादा जो है वो एजुकेशन पे खर्च कर रही है, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए बिहार गवर्नमेंट जो है, सपोज एक एजम्पशन लेते हैं कि 15% ऑफ जीडीपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे खर्च कर रही है। अच्छी बात है भाई, बिहार गवर्नमेंट जो है एजुकेशन पे 15% खर्च कर रही है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है मान लीजिए। अब हम यहां पर यह चीज भूल रहे हैं कि बिहार का जीडीपी ही कितना है। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये अपने जीडीपी का सपोज 8% खर्च करती है एजुकेशन पे। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि बिहार के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, या क्या है? एजुकेशन है। देश में अपने जीडीपी का सबसे ज्यादा खर्च करने वाला राज्य कौन है? बिहार है। लेकिन आप यह भी ध्यान में रखें कि महाराष्ट्र का जीडीपी अगर बिहार के जीडीपी का 2 गुना है, 3 गुना है, तो इसका 8% भी बिहार गवर्नमेंट के कुल खर्च से क्या है? ज्यादा है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका हमें अपने जीडीपी का टोटल जो है दायरा है वो कितना है यह भी जानना पड़ेगा। क्लियर? तो 2024-25 में जो है सरकार के द्वारा ये टारगेट है बजट एस्टीमेट में कि वो शिक्षा पे अपने जीडीपी का 21.4% जो है, सॉरी नॉट जीडीपी बट टोटल एक्सपेंडिचर, जितना वो खर्च करेगी उसका 21% जो है वो शिक्षा पे खर्च करेगी। हमने पिछले स्लाइड में देखा है जो की सेक्टर है उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन सा है? एजुकेशन ही है। देखिए सबसे ज्यादा खर्च सरकार किस पे कर रही है? एजुकेशन पे, फिर ग्रामीण विकास पे, फिर सोशल वेलफेयर पे, फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे। तो यहां पर अगर आप देखें बाकी स्टेट्स के कंपेयर में, तो हम पाते हैं कि बिहार अपने कुल खर्च का जो है 21% लगभग शिक्षा पे कर रहा है। ये आप एग्जाम में भी कोट कर सकते हैं, मेंस एग्जाम में। फिर आपका हेल्थ पे जो है वो लगभग 5.7% है। यहां शिक्षा पर जो है वो हम अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जबकि हेल्थ पे थोड़ा स्लाइटली कम खर्च कर रहे हैं। हमें हेल्थ पे भी खर्च बढ़ाने की जरूरत है। ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें तो हमने देखा था ग्रामीण विकास वहां पे सेकेंड नंबर की प्रायोरिटी थी गवर्नमेंट के लिए। यहां भी हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास पे कुल खर्च का लगभग 10.5% बिहार गवर्नमेंट खर्च कर रही है, जबकि बाकी राज्य जो है वो लगभग 5% ही खर्च कर रहे हैं। समझ में? एक और चीज आपको ध्यान रखना होगा, ग्रामीण विकास में हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम है ही गांव के राज्य। हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन मात्र 11% है, तो 89% जो जनता है, जो क्षेत्र है हमारा, वो तो ग्रामीण क्षेत्र ही है। तो हमारी जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो गांवों में ही रहती है, तो हमें उसी पे खर्च को बढ़ावा देना होगा, तभी तो रोजगार का सृजन होगा, या जो भी कह सके आप, जैसे कृषि के क्षेत्र एक्सेट्रा में जो आपको रोजगार पैदा करना है या खर्च करना है, तो ग्रामीण विकास पे खर्च करना हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन का लेवल पुअर है या कम है। क्लियर? एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो यहां हम देखते हैं कि हम लगभग 3% जो है अपने कुल खर्च का खर्च कर रहे हैं, जबकि बाकी राज्य 6% के आसपास है, 5.9%। यहां हम पीछे चल रहे हैं, इस पे भी हमें फोकस करने की जरूरत है। जबकि एग्रीकल्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये सेक्टर आपका जीडीपी में 20.7% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि एम्प्लॉयमेंट इसमें 48.7% है। मतलब कि आधे से ज्यादा लोग जो है वो आपको कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में ही लगे हुए हैं। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका कम है। तो इस क्षेत्र में जब तक हम मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट, बेहतर क्वालिटी ऑफ सीड एक्सेट्रा हम लोग नहीं लाएंगे, तब तक हमारा एग्रीकल्चर, फिशरीज में, एक्वाकल्चर में, या फिर और भी डाइवर्स मशरूम प्रोडक्शन हो गया, मखाना प्रोडक्शन हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, तब तक जो है हमारा क्या होगा? वो इंप्रूवमेंट रूरल लाइवलीहुड में नहीं हो पाएगा। फिर पुलिस में हम लगभग 5.3, जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए प्रायोरिटी होनी भी चाहिए। बाकी स्टेट में 4.2 है।
और रोड्स एंड ब्रिजेस में हम लगभग 3% खर्च करते हैं, बाकी स्टेट जो है वो 4.6% खर्च करती है। क्लियर? तो ये आपका महत्वपूर्ण डेटा हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपका बजट एस्टिमेट वर्सेस एक्चुअल का एक डेटा है, बहुत ज्यादा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट नहीं है। ये स्लाइड में इसलिए ऐड कर दिया कि पढ़ाने के क्रम में इन सब के उसको बताया जा सके कि हाँ भाई नेट रिसीट के कंपोनेंट क्या है, नेट एक्सपेंडिचर के क्या है, नेट बैलेंस, और फाइनली फिजिकल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट, कमिटेड एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा, जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले ही देख चुके हैं इन सारे टर्म्स का मतलब आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज एक्सेट्रा। तो एग्जाम में वो टर्म्स के डिफिनीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कुछ डेटा है वो आपको मेंस एग्जाम में कोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये आपका जो है बजट का एनालिसिस है। आई होप कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और एग्जाम में ये काफी रिलीवेंट है, इसे काफी अच्छे से थोरोली जो है पढ़िएगा। एक और चीज की जानकारी आपको दे दूं कि 70th बीपीएससी प्रीलिम्स जो है वो 30 सितंबर को जो है निर्धारित है, और जैसा कि प्रीलिम्स में हर साल हम लोग देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लगभग 5 लाख 6 लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, और 5,000 से 6,000 लोग ही जो है उसको फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ऐसे में आपका जो है धीरे धीरे क्या होता है, स्कोप आपका नैरो होता चला जाता है। जहां फर्स्ट स्टेज पे आप देखें तो लगभग प्रीलिम्स के स्टेज पे 5 से 6 लाख लोग अपियर होते हैं, वही नेक्स्ट स्टेज में जाते जाते ये घट के बहुत ही कम हो जाता है। मेंस के स्टेज में आपका 5 से 6 हजार ही बच जाते हैं, और फिर उससे भी कम हो जाता है आपका इंटरव्यू स्टेज पे, जहां की लगभग 1,500 से 2,000 रह जाते हैं, और फाइनल मेरिट लिस्ट में जाते जाते जो है वो आपका कह सकते हैं एक तरह से कि ये जो फाइनल लिस्ट है इसमें हार्डली जितनी भी वैकेंसी हो 500 से 600 ही रह जाते हैं। तो ऐसे में प्रीलिम्स का स्टेज आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी के लिए जो है इंस्टीट्यूट ने आपका बस एक अटेम्प्ट बैच लागू किए लॉन्च किया है, जो कि हम लोग 30 मई से शुरू करने जा रहे हैं। इसमें डेडिकेटेडली हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स की ही तैयारी करेंगे, और इसका उद्देश्य ही यही है कि आप एक ही बार में जो है प्रीलिम्स को क्रैक करके मेंस, और फिर मेंस को क्रैक करके फाइनल मेरिट लिस्ट तक आप पहुंच सके। क्योंकि ज्यादातर जो फैकल्टीज हैं हमारे यहाँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, हम लोग सब एक ही अटेम्प्ट में बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं। तो एग्जैक्ट जो गाइडेड पाथ है जिससे आपको जाना है, एकदम फोकस्ड और डेडिकेटेड बैच जो है वो लॉन्च होने जा रहा है आपको 30 मई से। तो 30 मई से ध्यान रखिएगा, आपका जो है बस एक अटेम्प्ट बैच है, लेकिन ये जो है आपका सबके लिए नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। हम लोग जो है सिर्फ बैच में अपने साइज और स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बिलीव नहीं करते, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स और डिलीवरेंस में भी हम लोग विश्वास रखते हैं। तो इसमें 100 लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा थ्रू ए कॉम्पिटिटिव टेस्ट, जिसका कि डेट आई थिंक 14 या 15 मई को है, 19 मई को है। और ये जो है इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करवाएंगे तो उसके बाद जो है एक टेस्ट होगा 19 मई को, और फिर उसमें से जो 100 लोग सिलेक्ट होंगे उन्हें जो है बस एक अटेम्प्ट बैच में पढ़ने का मौका मिलेगा। इसमें लगभग हम लोग 100 क्लासेस प्लान किए हैं, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और आपको अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टीज उस क्लासेस को लेंगे। तो 100 क्लासेस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड वे में प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। और ये जो आपका सफर है 6 लाख से 600 तक पहुंचने का, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है उसको हम लोग आपको कंप्लीट कराने में या क्रैक कराने में काफी हेल्पफुल साबित होगा। आप पिछले भी बैचेस के रिव्यू अगर आप देख लें 69th का, 68th का, 67th का, तो इस बैच का जो सक्सेस रेट था वो सबसे अधिक था। तो अगर आप देखें तो ये बैच आपको काफी हेल्पफुल है। जो भी सीरियस कैंडिडेट है उनको ये टेस्ट देना चाहिए। साथ ही जो है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो इन्हीं के साथ आई होप कि आप लोगों को इको सर्वे और बजट का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल चुका है। अब आप एक बेहतर तैयारी को, अपने तैयारी को दिशा दे सकते हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।